अब बात करते हैं पार्ट 2 में इन चक्रों के गठित में। कारण सामान्यतः से ये है, जीवन में हर एक पहलू आपको सिखाता है। बुद्धि के बतेरे रूप है, अतः बुद्धि यूँ कह लीजिए सबसे सामान्यतः बात समझे, हमारी आत्मा कुछ नहीं, हमारी कल्पना कहलाती है मात्र। एक ऐसी कल्पना जिसे हम मानते हैं कि वो हमारी उत्पत्ति है या हमारा जन्म है किसी भी जगह, किसी भी अस्तित्व में, ऐसा जिसका ना तो कोई आकार है ना कोई रूप है, जो दिखती भी नहीं पर होती हकीकत में हमारी कल्पना मात्र। जैसे हम समझते कि कल्पना एक सपना हो गया जो हमें आता है रात में, ये कल्पना का एक भाग है। वास्तविक कल्पना ये नहीं है। कल्पना में अपने आप ही होता है कल्प, अर्थात ऐसी इच्छा जो कि प्रकट हो सके, या यूँ कह लो कि ऐसा काला अंधेरा जिसमें सब चीज़ें प्रकट हो सके। अतः जहाँ पे कोई चीज़ उत्पत्ति ना हुई, वो जन्म ना होकर उत्पन्न हुई हो डायरेक्ट, या डायरेक्ट प्रकट हुई हो कल्पना, ऐसी हम एक रूप मानते हैं कि हमारा अंत नहीं है। तो अंत नहीं है तो कुछ ना कुछ हम में सूक्ष्म भाग होगा। इसको हम सामान्यतः से समझ सकते हैं। फिजिक्स में एक रूल है E=mc²। अगर मैं यहाँ पे थोड़ी डायमेंशनली फिजिक्स बताऊँ, डिस्क्वालीफाई करूँ इस फिजिक्स को, तो सीधी सी बात आप समझे, एक ए नाम का एलिमेंट है, एक बी नाम का एलिमेंट है, बीच में हमने कांस्टेंट दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें समझ में आती है। ए टू बी रिलेशन रखता है और बातें एक ही कहेंगे सिर्फ कि एक परिस्थिति, एक सर्कमस्टेंस पे ये हम ये दर्शा रहे हैं कि ए का मान जब बी के इस कांस्टेंट के स्क्वायर के अनुसार हो रहा है तो हमें एक वैल्यू पुटअप है। अब ये इक्वेशन 3 जगह से परिस्थितियों से हमें अपने आप के बारे में डिस्क्रिप्शन करती है। पहली बात तो इसके कॉम्बिनेशन यहाँ पे यूँ कहता है कि ए जो है वो B/C² है, मतलब E=mc²। अभी मैंने ना तो एनर्जी के बारे में बताया कि एनर्जी E को मैं डिनोटेट कर रहा हूँ, ना M के बारे में बताया कि M को मैं मास से, द्रव्यमान से डिनोटेट कर रहा हूँ। तो पहली परिस्थिति तो यही होगी कि मैंने सिर्फ इक्वेशन बताई, केवल इक्वेशन का ढांचा, स्ट्रक्चर बताया कि स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या मीनिंग दे रहा है। तो यहाँ मीनिंग हमें सीधी से समझ में आती है कि एक तो स्ट्रक्चरल मीनिंग होगी, स्ट्रक्चरल मीनिंग इक्वेशन की स्ट्रक्चरल मीनिंग। अब दूसरी मीनिंग होगी, दूसरा सर्कमस्टेंस हो गया, अब इसे रियलिटी से कनेक्ट करो। ई किस चीज़ को डिनोटेट कर रहा है? ई डिनोटेट कर रहा है ऊर्जा को। सी किस चीज़ को डिनोटेट कर रहा है? एक गति को, ऐसी गति जो किसी ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम हो सकती है, अर्थात चेंज होने के लिए पूर्ण परिवर्तन को, पूरी एक चीज़ को दूसरे रूप में परिवर्तित होने के लिए इतने कांस्टेंट की बात है। अभी कांस्टेंट हर एक चीज़ के कॉम्बिनेशन के संग फिक्स होगा और जो चीज़ कन्वर्ट हुई है वो है द्रव्यमान। अब ऊर्जा को आप स्थिर करके, स्थायी करके, एक जगह ठहरा कर बिल्कुल उसको सॉलिड फॉर्म में इंटरकनेक्टेड करा दो डायमेंशनली, तो हमें समझ में आता है यहाँ पे कि भाई कोई द्रव्यमान प्रकट हो जाएगा। या आप यूँ कह लो कि द्रव्यमान को आप, तत्व को आप गति के संग या रूपांतरण कर एक छलावे या ऊर्जा में परिवर्तित कर दो मुख्यतः। अब ये तो समझ में आया मीनिंग। अब आती है तीसरी परिस्थिति। तीसरी परिस्थिति इसके बारे में ये परिवर्तित करती है कि इसकी जो पावर है, स्क्वायर है, ये पूरा खेल बदल देगी। क्योंकि जहाँ गति, ये इक्वेशन लीनियर में ना है, क्वाड्रेटिक में, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक मल्टीपल में है। तो क्वाड्रेटिक मल्टीपल में हम जैसे कि हम जानते हैं मेजरली कि हायर मैथमेटिक्स में जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है तो उसके सॉल्यूशंस ऑफ वेरिएबल्स 2 होते हैं, या 2 डायमेंशनली इंटरकनेक्टेड होते हैं, या इंटरवेब उसमें बन रहा होता है, जैसे कि हम जानते हैं मैक्सिमम हायर फिजिक्स में यही चीज़ें चलती है, ठीक है। तो इसकी 2 बॉडीज हो जाएगी, एक तो क्वांटमेटिक और एक सेलेस्टियल बॉडी, जैसे कि हमें समझ में आता है। अब द्रव्यमान और ऊर्जा में हमें यहाँ पे और भी चीज़ें समझ में आती है कि सिचुएशंस और कंडीशन इतनी मल्टीपल्स हो सकती है, वेराइड हो सकती है कि हो सकता है द्रव्यमान की क्वांटिटी बहुत हो तो ऊर्जा कम उत्पन्न हो सकता है द्रव्यमान अलग तरीके का हो तो द्रव्यमान कम होकर भी ऊर्जा बहुत विकसित हो। तो यहाँ पे हमें एक और चीज़ें समझ में आती है कि जो सी है वो यही डिफाइन करेगा, कॉन्स्टेंट जगहों के हिसाब से बदलता रहेगा। तो यहाँ पे सी हटके ΔC² हो जाएगा, मतलब ऐसा सी जो चेंज हो सकता है परिस्थितियों के हिसाब से, हिसाब से, क्योंकि सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, लिमिट ऑफ टाइम, ठीक है ना। एक इन्वायरमेंट की, यूनिवर्स की गति है, परंतु मैं कहना चाहता हूँ कि इस गति को बदल दो,
कोई और यूनिवर्स लो और यूनिवर्स में देखो, तो यहाँ में पता चल जाएगा डेल्टा की वेराइटी डिफाइन हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे फिजिक्स की बात करें, भौतिकी की बात करें, तो फिजिक्स मतलब कि कोई चीज़ जो हम छू सकते हैं, जो नेचुरल हमें दिख सकती है, ठीक है ना। तो अब अगर हम इस भौतिकी को हटाकर यूनिवर्सनली लें, हम इसको एक नेचर की प्रकृति का नियम करें, तो प्रकृति में यूनिवर्सल चीज़ चलेगी। तो फिजिक्स से थोड़ा सा और मेटाफिजिक्स में अगर हम जाए तो हम यहाँ पे एक और चीज़ समझते हैं कि अगर हम कोई चीज़ पुटअप कर रहे हैं वैल्यूज, तो जैसे यहाँ पे फिजिक्स के लॉज में हमने सीधा सा बात बताया कि भाई सी जो है एक कांस्टेंट है, ठीक है, कि स्पीड ऑफ लाइट। बट मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ सी इज डज नॉट कांस्टेंट, सी इज द लिमिट ऑफ टाइम ऑफ यूनिवर्स। आपके समय की गति या ब्रह्मांड जो भी जहाँ पर ट्रैवल है, उस तय करी हुई दूरी कि अब तक की मैक्सिमम लिमिट को अप्रोच करने वाली गति सी है। पर मैं कहना चाहता हूँ कि अलग ब्रह्मांडों में जरूरी नहीं कि यही गति चल रही हो समान, वहाँ और भी गतियाँ हो सकती है। तो यहाँ पर हम यूनिवर्सनली बातें करेंगे कि सी कोई वो नहीं है, सी सिर्फ चेंज है एक ऑब्जेक्ट का। अगर हम किसी द्रव्यमान की बात करें, तो द्रव्यमान में अगर मान लो कोई पार्टिकल है, वो कोई जो हम स्पीड ऑफ लाइट मानते हैं उसके 10वें हिस्से में पूर्ण रूपांतरण कर लेता है। तो हाँ जी, यहाँ पे डेल्टा सी जो हो जाएगा वो 1/10 हो जाएगा कॉन्स्टेंट सी के, ठीक है ना। यहाँ पे हमें ये इक्वेशन बिल्कुल झूठ कहलाएगी कि E = mc², क्योंकि हमेशा ध्यान रखिए द्रव्यमान हमेशा स्टैटिक होगा, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी ही स्टैटिकिटी की है। बाकी ऊर्जा प्रवाहित होगी और बदलेगी अपने आप को एज कम्पेयर टू कॉन्स्टेंट के। और जब हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान हमेशा स्टैटिक होगा, द्रव्यमान हमारे द्वारा चुना होगा, ठीक है, तो रियलिटी में हकीकत में हमें पता है कि फिर ऊर्जा को फ्लो करने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ बदलेगी, गति। तो गति कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकती। या मैं पुटअप से लिखूँ, अगर इसे डायमेंशनली ऑर्गेनाइज करा जाए तो ये समझ लो सूर्य के पास से जो लेयर्स निकल रही है उसको एक कर्वेचर मान लो जहाँ पे चीज़ें फैली हुई है। अब विकृत चीज़ों में कोई ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट के दूसरे ऑब्जेक्ट के मूविंग में किसी और पुटअप ऑप्शन से और पुटअप ऑप्शन में अपनी जन्म मृत्यु करके जा रहा है, मतलब पलायन कर रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान में आ जा रहा है, तो वहाँ पे जो चेंजेबल टाइम ऑफ पोजिशन हुई है यही आपकी कॉन्स्टेंट ऑफ सी कहलाएगी, अर्थात स्पीड कि वो गति किस मापन नज़रिए से अपने आप को बदलाव करिए, कितनी दूरी पर करिए, किस तय में करिए, और ये समय अर्थात उसके वहाँ पे परावर्तित होने के बाद बाकी अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स में कितना बदलाव आया, विभिन्नता आई, वो समय को काउंट करेगा। तो यहाँ पे हमें पता चल जाता है गति विद रिस्पेक्ट टू टाइम चलती है, और इसे करवाने के लिए बल और ऊर्जा का स्थायी प्रकट होगा, ठीक है। अब ये तो सारी बात होगी वैसे। अगर हम बात करें बुद्धि की, तो बुद्धि भी वही है कि हमें ये तो पता है कि किसी चीज़ को मूव करा के अरेंजमेंट कराते हैं, ये जो अरेंजमेंट ऑफ करेक्टर्स है इसको इंटेलिजेंस मान लो, इसको यूनिवर्स की कॉन्सियसनेस मान लो कि यूनिवर्स टाइम पे चलता है, यूनिवर्स जानता है कि मुझको कैसे कोई चीज़ कहाँ पर पुटअप करनी है, ठीक है। मैं देखो मुझे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा था जब मैंने शॉर्ट देख रहा था या मैं यूट्यूब देख रहा था, तो वहाँ पर मुझे एक व्यक्ति बताता है कि लोग कहते हैं एआई सब कुछ कर सकता है, एआई सब कुछ कर सकता है, पर एक इक्वेशन थी आइंस्टाइन की। आइंस्टाइन ने एक एक्सप्रेशन अपने दोस्त को लिखी थी कि भाई हम इंसान क्या है, चीज़ों को बनाते हैं, मैथमेटिकली प्रोसेस चलते हैं, प्रोग्रेस करते हैं, थ्योरम्स देते हैं, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं और एक्सपेरिमेंटली चेंज करते हैं। परंतु हम इंसानों में एक और ऑप्शन होता है कि हम जब किसी चीज़ को कर देते हैं और हमें कोई तरीका सही नहीं लगता तो हम जंप कर देते हैं। जंप का मतलब यहाँ पे मीन्स दैट है कि हम पूरी फिजिक्स ही बदल देते हैं। जब भी हमें कोई चीज़ समझ नहीं होती है और हमारे नियम कट रहे होते हैं या टूट रहे होते हैं, जैसे कि न्यूटन के टाइम पे जो नियम था उसमें भी बताया था कि न्यूटन के टाइम पे जो नियम था, तो न्यूटन के सारे लॉज सब चीज़ तो डिक्लाइन करते, पर ये डिक्लाइन नहीं कर पाते कि मरकरी जो है अपनी ऑर्बिट में घूमता कैसे। तो फिर आइंस्टाइन ने क्या बोलते हैं, पूरी फिजिक्स ही चेंज करती है। उन्होंने कहा पूरी फिजिक्स कर दी चलो, ठीक है। तो कुछ नया, बिल्कुल न्यू प्रकट करना, ये एलिमेंट, ये कल्पना का एक भाग है। इसलिए मैं कहता हूँ कल्पना केवल सपना नहीं है, वे हमारे कॉन्शियसनेस, क्योंकि कॉन्शियसनेस हमारी टू होती है, दो कॉन्शियसनेस होती है, जो मेजॉरिटी टाइम में थिंकिंग करती है, जो सोच को बनाती है, ठीक है। सोच मतलब जो कल्पना का सूक्ष्म भाग है। तो ये दो है, ट्रू कॉन्शियसनेस और फोर्स कॉन्शियसनेस। फोर्स कॉन्शियसनेस ये हो गया जैसे हम शरीर में हैं, हम किसी अस्तित्व में हैं तो हम अपने बारे में ज़्यादा सोचेंगे, हम अपनी परिस्थितियों के बारे में सोचेंगे। अगर हमारे शरीर के संग कोई बुरा करेगा तो हम उसका बुरा चाहेंगे, अगर हमारे के संग कोई अन्याय करेगा तो हम अन्याय चाहेंगे। पर रियलिटी में ये, अगर हम पूरे यूनिवर्स में देखें
तो अगर हम ही अपने आप को सिखाने के लिए अपने आप को कष्ट दे रहे हैं तो क्या हम अपना बुरा चाहेंगे? सोच लो, मैंने सोचा कि यार मैं अपना एक नियम बना के चलता हूँ जीवन में, क्या बोलते हैं, परिश्रम करता हूँ जीवन में, क्या बोलते हैं, मैं डेली मेहनत करता हूँ जीवन में, क्या बोलते हैं, डेली कसरत करता हूँ। अब कसरत के टाइम पे मुझे पता है मेरी मसल्स भी टूट रही है, कसरत के टाइम पे मुझे ये भी पता है कि मेरा शरीर और बन रहा है, थकान भी हो रही है। अब एक तरीके से अगर मैं किसी और को करवाता तो मुझे 10 तरह की गाली बकता, या मेरे को कोई ज़बरदस्ती कसरत कराता तो मैं उसे 10 तरह की गाली बकता। मैं अपना कल्याण नहीं देखता, मैं अपना रिटर्न आने वाला फल नहीं देखता, क्योंकि वो नहीं मिलेगा अभी तुरंत। परंतु जब मैंने खुद में कर रहा हूँ तो मेरे अंदर सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज होगा, मेरे अंदर ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होगा। ये क्यों हो रहा है? ऑक्सीटोसिन कब रिलीज हो रहा है? जब मैं कोई प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद जब सेरोटोनिन रिलीज हो रहा है तो मुझे एक सुख मिलता है, रिलैक्स, जब हमें शांति मिलती है, जब हमारा ब्रेन का ये क्या बोलते हैं, हमारा ब्रेन का वो जो स्पाइनल कॉर्ड के पीछे होता है, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, शायद यही होता है, ठीक है। तो जब ये डाउन होता है तो हमारी बॉडी में जो ये नर्व सेल्स है वो हमारे ब्रेन से डायरेक्ट जुड़े होते हैं, मिड ब्रेन से। तो यहाँ से क्या होता है, ऑक्सीटोसिन बहुत हाई अमाउंट में रिलीज होता है, तो हमें खुशी, आराम, रिलैक्सेशन कब होता है। सेरोटोनिन रिलैक्स नहीं देता, सेरोटोनिन शांति देता है। तो ये जो हार्मोन्स हमारे अंदर फील हुए ये हो रहे हैं, ठीक है, मेजोरिटी टाइम पे। क्यों? ये हमें ये फील करा रहे हैं कि जो चीज़ हम कर रहे हैं वो हमारे बेटर के लिए। अब हम अपने आप को गाली नहीं रखेंगे, हम अपने आप को बेटर टू बेटर रखेंगे। पर अगर कोई और करा रहा होगा तो शांति बेशक मिले, पर वो बात की है, अभी की नहीं है, अभी हम गाली रखेंगे। तो ये हमेशा समझो, ट्रू कॉन्शियसनेस जो है वो कभी भी किसी चीज़ का बुरा नहीं मानेगी। वो इसलिए बुरा नहीं मानेगी क्योंकि सब कुछ उसके अंतर्गत चल रहा है, सब कुछ वो थिंकिंग कर रही है, सब कुछ वो निर्माण कर रही है। और फॉल्स कॉन्शियसनेस वो अपना देखेगी, वो अपना अस्तित्व देखेगी, क्योंकि उसे पता है मेरा अस्तित्व नहीं सोच सकता है नहीं जो पूरा ब्रह्मांड सोचेगा। पर ट्रू कॉन्शियसनेस जानता है मेरा अस्तित्व ब्रह्मांड है, अर्थात ब्रह्मांड जो सोचेगा वही मैं। तो हमेशा में ये समझ में आना चाहिए। ये डायमेंशनली बिल्कुल ऐसे भी समझ सकते हो कि हमारे शरीर की मसल्स है, हमारी मसल्स हमें गालियाँ बकती है, उनमें वैसे कॉन्शियसनेस नहीं होती, और वो हमें गालियाँ बकती है कि देखो देखो ठीक है, टक्कर नहीं है, बड़ी बड़ी चीज़ें उठा रहा है, इससे बड़ी तो कुछ आराम कर लेता है, हमें बार बार काम में लगा रहा है। तो ये होता है, ठीक है। क्यों? हमें भी पता है हम अपनी मसल्स को जितना ज़्यादा प्रोग्रेस में लाएंगे। अब प्रोग्रेस भी 2 तरीके से, फास्ट ट्विच, स्लो ट्विच। फास्ट ट्विच वो मसल्स हो गई जो फटाफट उगाई जा रही है एज ए दिखाने के लिए, शो पर्पस के लिए, और एक स्लो ट्विच मसल्स वो होगी जो साहस उत्पन्न करेगी, धैर्य उत्पन्न करेगी। मैंने जब देखा धैर्य इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, क्योंकि पेशेंस के संग जो चीज़ें काम होती है वो शरीर तो नहीं दिखाती, पर जो हौसला होता है। देखो साहस 2 तरीके, एक कॉन्फिडेंट होता है बात करने का, कम्युनिकेटिव बात, रेज योर वॉइस, ठीक है, तरीका बोलने का, आप किसी से किस तरीके से कम्युनिकेट कर पा रहे हो, किस तरीके से अपने बातों को सेंड कर पा रहे हो और रिसीव कर पा रहे हो एज अ फीडबैक, ये। और मेजोरिटी ऑफ टाइम आप दूसरा सांस क्या कराएगा, दूसरा सांस होगा मनोबल। एक तो मनोबल हो गया और एक शारीरिक बल हो गया। शारीरिक बल भी सांस के अंतर्गत ही आ जाएगा। क्यों? मान लो आपका शरीर हट्टा घाटा है नहीं, शरीर में इतनी क्षमता है नहीं, तो अगर कोई चीज़ उठानी हो तो मान सकते हैं आप पहाड़ तोड़ने के लिए पहाड़ को धक्का मारने चलो, पहाड़ को धक्का मारने चलो, तो यहाँ पे साहस दिखेगा तो क्या, हाँ बहुत बढ़िया है कि भाई आपने हौसला तो करा, कोशिश तो करी, पर वो होगा नहीं। तो यहाँ साहस एक तो चालाकी में बड़े अगर अत्यधिक है कि भाई पहाड़ तोड़ना है, ठीक है, पहाड़ खिसकाना है, ठीक है। अब पहाड़ ऐसी तो चीज़ है नहीं कि हाथों से पकड़ के खिसका दिया, ये तो साहस से थोड़ा सा देते तो यहाँ चालाकी उत्पन्न होगी। क्या कि पहाड़ तोड़ नहीं सकते तो कोई दिक्कत नहीं ना जी, है, कुल्हाड़ी लाओ, थोड़े थोड़े हिस्से करके तोड़ते। अच्छा अकेले तो थक जाऊँगा, चलो लाखों जनों को जुटाओ, एक साथ तोड़ देते। तो यहाँ चालाकी कराते, तरीके ढूंढना समय के संग आ जाते हैं, ठीक है। और यही धैर्य के संग साहस कैसे पनपता है, धीरे धीरे जब आप कुछ सहयोग दोगे तो ये बल कहलाता है। तो बल का रूप भी है साहस। तो कॉन्फिडेंस अलग अलग तरीके से, ठीक है, तो साहस अलग अलग तरीके से। और फिर बल का वास्तविक नाम क्या होता है? आत्मबल। देखो मन में साहस को आत्मबल ही कहा जाता है, अर्थात अंदर से आने वाला साहस। और अंदर से आने वाला साहस धीरे धीरे समय के साथ, धैर्य के साथ भारी रूप में दिखने लग जाता है। आप बोल रहे हो, आज कुछ बोल रहे हो, आप जब जितने कॉन्फिडेंस से बोलते हो तो हम इतनी उम्मीद जो रख सकते हैं। अगर आप बोल रहे हो और आप फील्ड में हो तो आप वर्क भी करोगे ही करोगे एक समय के बाद, एक समय के बाद। अब वो समय आपका आ जाए,
10 दिन बाद आए, किसी का 25 दिन बाद आए, 50 दिन बाद, वो उसकी इंटेंसिटी पे पता चलेगा और इंटेंशन पे पता चलेगा कि वो उस चीज़ पे पक्का है या नहीं, या वो केवल बोलना जानता है, करना है। अगर वो बोलना जानता है, करना नहीं, तो उससे पहले परिस्थितियों में डालकर उसको दबाना और गरीबी का चक्का छिपाना होगा, ताकि वो संघर्ष सीखे, ताकि वो पहले थोड़े काम सीखे। देखो हकीकत बात है, अगर आपका मनोबल, आप डायरेक्टली पहले पहाड़ तोड़ना चले गए और आपसे एक पत्थर तक उठता नहीं छोटा सा, और आप डायरेक्ट पहाड़ तोड़ने लग गए, तो आप पहले ही दिन अपने घर पे जाके आराम से बैठ रहो। आपको छोटे छोटे टास्क दिए जाएंगे, ये करो। अगर पत्थर के रूप में नहीं तो किसी और रूप में दिए जाएंगे। धीरे धीरे आपके अंदर वो स्ट्रेंथ बन गई और फिर आप कैपेबल हो जाओगे उस पहाड़ को तोड़ने के। पहाड़ यूँ समझ लो एक लाइफ का ऐसा सर्कमस्टेंस है जिसके बाद आप सोचते हो दुनिया बहुत बढ़िया है, पर रियलिटी में आपको पता चलता है कि बहुत छोटा भाग है, दुनिया बहुत बड़ी है। इसलिए कहते हैं आपकी, हमें उस इक्वेशन से समझाना क्या जाता है मेरे, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि देखो, जो व्यक्ति है, तत्व है, एलिमेंट्स है, कोई भी प्रॉपर्टी होगी, कोई भी शरीर होगा, कोई भी वो कल्पना होगी, वो एक ऊर्जा है। ऊर्जा, उसको स्थिर करने के लिए एक चाहिए होता शरीर, और उस शरीर को पूर्ण ऊर्जा में बदलने के लिए चाहिए होती गति या कर्म या इंटेंसिटी। आप हमेशा ध्यान रखें, आपकी आत्मा की पूर्ण पहचान यही तय कर देगी आप कैसे कर्म करते हो, क्योंकि कर्म आप अपनी स्वेच्छा से करते हो। आपको जो करना है वह आप देखते हो। ये कहने की बात है कि आप परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेते हो वास्तविक में, पर परिस्थितियों के अंतर्गत निर्णय आपके ही होते हैं कि आपको क्या निर्णय लेना है। अगर आप परिस्थितियों से बहुत व्याकुल है, बहुत प्रभावित है, तो आप चीज़ों में यूँ कहेंगे कि मुझे फंसा रखा है। रियलिटी में आपको किसी ने फंसा नहीं रखा, वो आपकी एक परीक्षा ही है कि क्या आप किसी भी परिस्थिति में रख के चीज़ों को त्यागना जानते हैं अभी भी या नहीं, या चीज़ों में प्रभावित हो गए। अगर प्रभावित हो गए तो एक सामान्य व्यक्ति भी यूँ कहेगा देखो मैं EMI पर फंसा हूँ, इन चीज़ों पर फंसा हूँ, वास्तविक में किसी चीज़ के संबंध में नहीं है, पर फिर भी वो अपने कर्तव्य मानता है और ये सारी चीज़ें मानता है। अस्तित्व कहते हैं कि मेरा अस्तित्व है तो मेरे कर्म बनते हैं, मेरे कर्तव्य बनते हैं। वास्तविक में कोई कर्म और कोई कर्तव्य नहीं, और यह हकीकत है कि आप यूँ सोचो कि मैं कुछ भी कर रहा हूँ, ऊपर वाले को अच्छा लगता है, तो वो किसी को कुछ अच्छा नहीं लगता। आप इतना समझ लीजिए, आपको जब किसी और की खुशी अच्छी नहीं लगती तो कोई और आपकी करेगा ही नहीं, कहता। ये सीधी सी बात है। आप सामान्यतः से बात है, आप 10 लोगों की ज़िंदगी नहीं देख सकते, आप 100 लोगों की ज़िंदगी नहीं देख सकते, 1 लाख जनों की ज़िंदगी नहीं देख सकते। हमारे दिमाग में फॉल्स कोशिश होती है कि हम एक ब्राइट स्टार है, हम एक मॉर्निंग स्टार है जिसे हर कोई देख रहा है, जिसे हर कोई देख रहा है। स्पेशलिटी हमको ही हर कोई देख रहा है। कोई भी वायु होगी, कोई भी कहीं की भी क्यों ना हो, कोई भी तत्व होगा, कोई भी ऊपर वाला होगा, कोई भी प्रकृति की, सारे हमारे फोकस पे हैं, सब हमें इंटरेक्ट कर रहे हैं, सब हमें कर रहे हैं, क्योंकि सारा आसपास का सर्कमस्टेंस और सारी आसपास की दुनिया हमारे इर्द गिर्द चलती है, क्योंकि सोच ही हमारी दुनिया। हकीकत में हमारी सोच उससे ज़्यादा पढ़ भी नहीं सकते प्रकृति के साथ देती है, तो सोच ही हमारी दुनिया, तो हम यूँ ही प्रेजेंट करेंगे, हम यूँ ही थिंकिंग करेंगे कि रियलिटी में ये सारा कुछ हमारे लिए ही है। एक हद के बाद तो होंगे ये, फिर हमें तब ज्ञान होगा जब हम अपना शरीर त्यागेंगे, जब हमें ये पता चलेगा कि रियलिटी है क्या। जब हम इस निचले शरीर को पूर्ण रूप से त्याग देंगे और कल्प रूप में सोचेंगे, आत्माई रूप में सोचेंगे, अर्थात कल्प छाया के रूप में सोचेंगे, तब हमें ज्ञात होगा कि वास्तविकता क्या है। और यही हकीकत है कि हम फॉल्स कॉन्शियसनेस में इच्छा रखते हैं। हमेशा ध्यान रखना, स्वयं कल्पना नहीं करती, स्वयं इच्छा नहीं मांगती। इच्छा व्यक्ति मांगता है, इच्छा वो मांगता है जिसका शरीर है, क्योंकि उसको चीज़ें सुख में चाहिए होती है, उसको चीज़ें आनंद में चाहिए होती है, उसको चीज़ें अपने फेवर की चाहिए होती है। एक सामान्य व्यक्ति केवल सुख की चिंता करता है, एक गरीब व्यक्ति दुखों को भुगता रहता है। मैं कहता हूँ संतुलन को लो, क्योंकि हकीकत में दुख कोई नहीं चाहता, पर जो दुखों पर कार्य करता है, कठिनाइयों में कार्य करता है, परिश्रमों में कार्य करता है, समय के समय से रिटर्न होता चला जाता है। क्योंकि देखो, सुख एक ऐसी चीज़ है जो बहुत लंबे समय बाद भी आ जाएगी और अभी भी आ जाएगी, पर दुख हमेशा रह सकता है। आज आप कहो कि मैं क्या बोलते हैं, मैं सुख जीता हूँ, नहीं सुख जीते। आप यूँ समझो, एक बच्चा है, अमीरों के घर में पैदा हुआ, पूर्ण जिंदगी उसके माँ बाप ने ना तो उससे कोई काम करवाया ना वो करवाया, सब उसको सब कुछ आराम से किया। अब परिस्थिति है कि खेल बदल, सब उसको ऐसी परिस्थिति में डाल दिया जहाँ अब उसके मस्तिष्क में इतनी कैपेबिलिटी है ही नहीं कि वो उस चीज़ से
कर सके, तो अब वो क्या करेगा, अपना अस्तित्व नाश कर देगा। अर्थात यूँ कह लो कि एक प्रजाति, एवोल्यूशन का सीधा सा नियम है कि सर्वाइव करना। वो क्यों है सर्वाइव करना, क्योंकि रियलिटी में है आप चीज़ों को नहीं समझ पाते और चीज़ें के आनंद लेने के चक्कर में वो समय जा चुका होता है जिसमें परिवर्तन करना होता है। और फिर वही बात है कि जब सी कॉन्स्टेंट हो जाता है तो एम इज़ द मैक्सिमम एंड ई डॉट्स नॉट एग्जिस्ट, तो देन मतलब ई जो फ्लो करता है वो फ्लो होगी नहीं, तो फ्लो नहीं होगे तो दुनिया तो फ्लो हो रही है, तो आप वहीं ठहर जाओगे, आप वहीं नष्ट हो जाओगे, आप विकृत हो जाओगे। और जब विकृत होता है तो समाप्त, जैसे कहते हैं अस्तित्व अंत, अस्थिर, विखंडित। सॉरी, खंडित कह लो, विखंडित कह लो, अलग अलग मीनिंग है इनके, मुझे ध्यान नहीं आ रही। तो आप वहाँ समाप्त हो जाओगे, फिर आपकी सोच कहीं और पलायन करेगी और कहीं कल्पना करेगी। तो हमेशा ध्यान रखिए, ये मन है, बुद्धि कुछ नहीं, मन का ही विशिष्ट रूप है। मैंने कहा ना, मानव से विशिष्ट बन जाओ, तो ऐसा तो नहीं कि हम मानव नहीं रह गए, शरीर तो मानव का ही है, शरीर तो उसी प्रजाति का जिस प्रजाति में हम पनपे हैं। हमारा रंग, टोन, हमारी आवाज़, हमारी वायु है, हमारे बोलने का तरीका, हमारी बुद्धि, ये सारी चीज़ें जो तत्व है ये हमने तो नहीं बनाया, ये पीढ़ी दर पीढ़ी हमें मिले है, प्राप्त हुए हुए। परंतु मेरा कहना ये है कि हम क्या अपने मन को विशिष्ट नहीं बना सकते, क्या हम अपने मन को बुद्धिमान नहीं बना सकते? ये तो हमारे हाथ में है। बुद्धि कभी यूँ नहीं कहती कि पीढ़ी दर पीढ़ी आपको मिलेगी वो बुद्धिमान कहलाती, फिर तो चालाकी तो यूँ कहती कि मैं भी ऐसी आती, पर चालाकी कभी भी ऐसे नहीं आती, चालाकी समय के साथ आती है। कि समय ऐसा है कि भाई पीढ़ी दर पीढ़ी जो समय बीता है उसके एक समय चालाकी आएगी। देखो, छल कपट जो है वो कह सकते हैं कि सांप का बच्चा सपोला है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति की भावना, करुणा पूर्ण रूप से वैसी ही। एक आधे अजनबी पैदा हो जाते हैं जीवन में, वो अजनबी उन चीज़ों से अलग होते हैं, या तो वो उन चीज़ों में समाप्त हो जाते हैं या उन चीज़ों को समाप्त कर देते हैं। अर्थात या तो वे प्रकृति के अनुसार बदल देते हैं, परिस्थितियों के अनुसार बदल देते हैं, बदल जाते हैं, या वो परिस्थितियों को अपने अनुसार बदल देते हैं समय आने पर, जिन्हें कहते हैं रीच पर्सनैलिटी, जो प्रभावित नहीं होते बल्कि प्रभावित कर देते हैं। ठीक है, अगर प्रभावित करना बिल्कुल ऐसे ही जैसे अट्रैक्शन करना, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करना, और रिपेलिंग बिल्कुल ऐसा ही है कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से अट्रैक्टेड हो रहा है, एंड दैट द चेंजेबल वेरिएशंस ऑफ टाइम, मतलब कि दो अरेंजमेंट बिल्कुल डिफरेंट पोजीशंस पे है, और डिफरेंट पोजीशंस होने के कारण, डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस के कारण दो एलिमेंट्स अट्रैक्ट करे, और देन एक बीच में स्पेस उनको रिपेलिंग कर देगा। ये बिल्कुल ऐसी कई जगह पुटअप होती है इक्वेशंस, कई जगह नहीं होती है। मैं डायरेक्ट बोल, ये जो मैं इक्वेशंस बोल रहा हूँ इसमें कमियाँ हैं दो वेरिएबल्स के बिना, क्योंकि दो वेरिएबल्स में एक वेरिएबल इसकी पोजीशंस भी आती है, चेंज ऑफ वेरिएशंस। अगर ये पोजीशन चेंज ऑफ वेरिएशन नहीं काउंट करेंगे तो सीधी बात है ये दोनों इक्वेशन कहीं जगह पुट अप होएगी और कहीं जगह नहीं होगी, कहीं नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हर जगह ऐसा नहीं है कि स्पेस विद टाइम यो अरेंजमेंट की एग्जिस्ट करेगा और आपको रिपेलिंग करवा देगा विद रिस्पेक्ट टू अट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में आपको रिपेल करवाएगा। अधिकांश क्या होगा, दो एलिमेंट की प्रकृति बिल्कुल अलग होगी और वो आपस में रिपेल कर जाएंगे। तो यहाँ पर नेचुरल फैक्ट ऑफ वेरिएशंस और क्या बोलते हैं पोजीशंस ऑफ वेरिएशन ऑफ अरेंजमेंट, ये दोनों आएंगे, ये आएंगे। इन दोनों को जोड़ दोगे तो पोजीशन वेरिएशन ऑफ अरेंजमेंट का मतलब सिंपल सा ये है कि बीच में जो स्पेस है उसमें कॉन्सिस्टेंस तो नहीं है, पर पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के कारण वहाँ पे एक डायलॉग बन रखा है। वो डायलॉग क्या इंडिकेट करता है? वो डायलॉग ये इंडिकेट करता है कि रियलिटी में जो बीच में स्पेस है उसके अंदर भी कोई बिहेवियर उत्पन्न हो रखा है इन दोनों पार्टिकल्स के प्रभाविकताओं में, इन दोनों हरामजादों के प्रभाविकताओं में। यहाँ कुछ ना कुछ इसकी अलग आइडेंटिटी है, स्पेस की भी आइडेंटिटी हो जाएगी किसी खाली जगह की। मान लो मैं हूँ, मैं अपनी कुर्सी के बीच में, कुर्सी और मेरे बीच में 3 फीट की दूरी है, तो ये जो 3 फीट है इसके बीच में भी हम दोनों से प्रभावित था, हमारा प्रकाश, हमारे बीच के रिफ्लेक्शन। अगर मैं इधर कोई आईना रख दूँ या कोई ऑब्जेक्ट रख दूँ, क्या वो किसी कुर्सी को देख पाएगा? हाँ देख पाएगा। क्या मुझको देख पाएगा? हाँ देख पाएगा। तो ये दोनों का एक सीक्वेंस बन गया, ये प्रभाविकता बन जाती है। और वैसी वेरिएशन क्या हो गई कि जो नेचर ऑफ वेरिएशन क्या है? अब देखो, अगर मैं इस कुर्सी की जगह कोई और एलिमेंट रखूँ तो वो चेंज हो जाएगा। अब रिपेलिंग प्रॉपर्टी ये कहती है, सपोज करो मेरे जैसे बिल्कुल डुप्लीकेट व्यक्ति हो गया तो हम एक दूसरे को अट्रैक्ट एज अ सेम बिहेवियर करें। बट रियलिटी में जब हम आईने को बीच में रख देंगे तो एक इस तरीके की प्रॉपर्टी होगी कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि हम है क्या, तो हम रिपेलिंग कर लेंगे एक दूसरे से, मतलब कि हम मिसबिहेव कर लेंगे अपने आप को कि क्या ये रियलिटी है या नहीं है, क्या ये फॉल्स सिचुएशन तो नहीं, क्या ये हमसे अटैचमेंट होने लायक है या नहीं, क्या ये एक ही व्यक्ति है या नहीं है। तो हम
रिड्यूस में हो जाएगी। ये बिल्कुल कॉम्प्लेक्स है, पर ये थोड़ी फिजिक्स थोड़ी हाई फिजिक्स है इस कारण से। मैंने कही थी कि अगस्त से मैं थोड़ी सी विज्ञान वाली बातें करूँगा, और ये वो है क्या वो दिन आ चुके हैं जिसमें मैं वैज्ञानिक बातें करूँगा। तो मुझे विज्ञान पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं पहले से ही वैज्ञानिक हूँ पैदा से। तो अब मैं बात करूँगा चौथे पॉइंट की, जो मैं उसमें बताना चाहूँगा। ये सारा मैंने खेल बताया था मन और बुद्धि के कारण, कि आपका मन और बुद्धि, आपकी बुद्धि, मन दो है, दोनों मन आपको सिखाते हैं। एक मन आपको ही सिखाता है, जो आप हो, आप बोल रहे हो, आप समझ रहे हो, आप कह रहे हो, ये आप हो। और एक मन आपके अंदर होगा जो सब में है, वो आपको हर बात सिखाएगा। देखो मन तो एक बिल्कुल ऐसा है, अभी कभी तो आपको मारेगा पकड़ के, और कभी आपका ही दोस्त बन जाएगा अकेले में। एकांत में जो केवल साथ हो, वही मन होता है। मन आपको नियंत्रण सिखाएगा, मन आपको नियम सिखाएगा, मन आपको प्रत्येक चीज़ सिखाएगा। मैं एक सीधा कहता हूँ, मैं साफ साफ से ये कहता हूँ, मैं तुम्हें ये नहीं देता आप कितने जनों पर राज करो, मैं तुम्हें ये नहीं देता आप कितने जनों पर ताकत प्रदर्शित करो, मैं तुम्हें ये देता कि आपका नियंत्रण है। क्योंकि नियंत्रण कभी भी अपने आप में नियंत्रण कभी भी ताकत को परिभाषित नहीं करता, कभी योग्यता को परिभाषित करता। और अगर आप यूँ कहते हो कि मैं 10 पे ताकत दे रहा हूँ, तो देखो आप एक जीव हो, मानव हो। जब तक प्रकृति आपको अनजान नज़रों से देखेगी तब तक आप जीवित हो, तब तक आप अस्तित्व होगा। जिस दिन प्रकृति को क्रोध आया, वो आपको ऐसे साफ करेगी जैसे एक नदी में बहती हुई धूल मिट्टी, मतलब कि आप कुछ भी नहीं करने के लायक रहेगी। तो ये तो प्रभाविकता है, और प्रभाविकताओं के संग आपको स्पेशलिटी ताकत तो आती, कलाएँ तो आती, पर कलाएँ सीमित हो जाती है। निरंतर कलाएँ हमेशा एकांत में आती जब आप अपने आप में नियंत्रण करते हैं। जब एक व्यक्ति परिश्रम कर रहा है जिम में जाके, एक व्यक्ति परिश्रम कर रहा है वो जगह स्थानों पर जाके, तो भाई मैं कोई काम कर रहा हूँ, व्यापार कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। अब देखो दोनों ही जगह बस एक ही चीज़ की कमी है, एक ही चीज़ की कमी है कि दोनों की इंटेंशन विथ वर्क है, काम से कहीं प्रति है, तो उनको जो फल मिलना है वो काम के रिलेटेड मिलता है। तो प्रभाविकता में क्या होगा, जो जिम से रिलेटेड जा रहा है वो अपने फैशन के लिए बॉडी बना लेगा, वो बना लेगा। पर मैं कहता हूँ प्रत्येक परिस्थिति में जो चुनौती आती है, प्रत्येक परिस्थिति में जो साहस उत्पन्न होना चाहिए, जो मनोबल, आत्मबल और मृत्यु के सामने भी डर होना, ऐसा धैर्य उत्पन्न होना चाहिए, ये किसी जगह स्थान पे नहीं आएगा, क्योंकि ये परिस्थितियों में ही आता है केवल। देखो एक व्यक्ति अपने वर्क में काम कर रहा है, व्यापारी है, माल निकालता है ट्रकों में से, उतारता है। अब हमें पता है कि इतने भारी 50-50 किलो के माल को धक्का दे के जाता है, तो शरीर तो अपने आप बन जाएगा, मौखिक से बात है। उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी कर रही है, तो आप देखोगे जाट गुजरों में सबसे ज़्यादा मिलेगी इस प्रजाति, ठीक है। पर मुझे केवल ये कहना है, उत्तर केवल ये कहना है कि उससे मैं यूँ कह सकता हूँ कि ये व्यक्ति परम सत्यवादी और क्या बोलते हैं परम बलवान और ये पूर्ण निरंतर की पहचान है नहीं, क्योंकि पूर्ण निरंतर परिस्थितियों में उत्पन्न होता है। स्वयं आपका स्वामी परिस्थितियों में बनता है, वह हर एक परिस्थिति में देखेगा अपने आप को, क्योंकि परिस्थितियों में जो चुनौतियाँ उत्पन्न होगी वो अलग अलग तरह की उत्पन्न होगी, और जब अलग अलग तरह की उत्पन्न होगी वही साहस पैदा करेगी। क्योंकि चुनौती कहती है अगर मैं कोई चीज़ नहीं कर सकता, यदि मैं कोई चीज़ नहीं कर सकता, तो मेरे पे छल के भी रास्ते हैं, मेरे पे अलग भी रास्ते हैं, मेरे पे तरीके हैं डिफरेंट वेज के। तो ये ना तो मेरे कोई शारीरिक बल से आएगा, क्योंकि जहाँ मैं कोई एक प्रोग्रेस कर रहा हूँ तो एक प्रोग्रेस एक टाइप की मसल्स पैदा करेगी, पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स मेरे अंदर डिफरेंट कैटेगरीज। मैं सीधी सी कहता हूँ, आप किसी करेक्टर को देख के इन्फ्लुएंस हो जाओगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कॉपी पड़ जाते, पर अगर आप 10 से इन्फ्लुएंस हो जाते हो और 10 से कुछ यूनिक करेक्टर्सनेस ले आता हो, तो मैं आपको कॉपी नहीं कहूँगा, मैं आपको ओरिजिनल नहीं कहूँगा, बस इंस्पायर्ड कहूँगा। वाई? बिकॉज आपने वो चीज़ दी है जो आज तक एग्जिस्ट नहीं करती थी, मतलब वो ट्रेड दिखाई है जो आज तक थी नहीं, फिर आपके लोग कॉपी वर्जन बनने की सोचेंगे। हमेशा कहते हैं एक धनवान व्यक्ति अमीरों की नीतियाँ अपना लेता है, क्योंकि सब पता है एक अमीर की नीति अपनाऊंगा तो कॉपी वर्जन कहलाऊंगा, पर अगर 10 में से केवल अपने मतलब की निकालती परिस्थिति होगी तो ये मेरी अमीरी है। तो मेरे समानता से सरलता से उत्तर केवल यही है कि साहस परिस्थितियों के संचोपन पे वो महत्वपूर्ण रखता है। मैं कभी भी उस व्यक्ति को कॉपी वर्जन मानता ही नहीं जो कुछ यूनिक ला रहा है। देखो सीधी सी बात है, आप पे लिमिट सपोज करो आपने कंप्यूटर के अंदर कोई जावा नाम की लैंग्वेज है, आपने उससे इंस्पायर्ड होकर एक नई तरह की लैंग्वेज बना दी,
जो कि कोड को कंपाइल करेगा, कंपाइल करने के बाद उसके डिजिटल लॉजिक्स द्वारा आप वर्किंग करवा रहे हो और नए उसमें एलिमेंट्स डाल दिए। सपोज करो आपने दो ऑपरेटर्स डाल दिए, जो दो ऑपरेटर्स चीज़ों को कोइंसाइड्स कर देते हैं और एक डायमेंशनली इमेज बना देते हैं पर्टिकुलर बिल्कुल इसी चीज़। अब हम यूँ तो नहीं कह सकते कि भाई आप कॉपी वर्जन, हम यूँ तो नहीं कह सकते, आपने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। बिकॉज कंप्यूटर किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाया, कंप्यूटर एक प्रणाली है जो समय के साथ विकसित होती चलेगी। ऐसी एक तकनीक है जिसमें हर कोई सहयोग देता चला जाए और तकनीकें ही सहयोग देती है। तकनीकी मतलब कंपनी, एक ऐसी कंपनी जो कि एक एलिमेंट की फॉर्म रखती है बस, ठीक है। तो एक सिंगल टाइप ऑफ फंक्शंस पे जो मैकेनिज्म पर वर्क करेगी किसी का टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब ये मैकेनिज्म बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि मैंने सिंगल टाइप का तो केवल एक ही तरह की प्रक्रिया दिखाया, पर हाँ एक ही निर्देश रूप में प्रक्रिया जरूर दिखाएगा। उसका कोई एक मोटिव होगा, कॉम्प्लेक्स सॉल्व करना या डिजाइनिंग बनाना, तो एक अलग टाइप का उसका ऑब्जेक्टिव होगा। ये जो टेक्नोलॉजी है ये किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाया, पीढ़ी दर पीढ़ी बतेरे वैज्ञानिकों ने बनाई। हमें यहाँ तक ये तो नहीं कह सकते कि भाई जो वैज्ञानिक था उसने दूसरे की टेक्नोलॉजी चुरा के दे दी, नहीं, उसने यूँ नहीं खिलाया और देन नहीं आया, तो उसका क्रिएटर ही खिलाएगा। वो ऐसा नहीं खिलाएगा कि चीज़ें सीख कर उसने कुछ इन्वेंट करा तो वो कॉपी वर्जन खिलाएगा, नहीं, ये क्रिएशन ही खिलाएगी। क्योंकि अगर एक ही आप भी सोचो, एक किसी ने कंप्यूटर बना दिया, अब मेरे पे दो चॉइस है, या तो मैं दोबारा कोई नए तरह का कंप्यूटर बना दूँ बिल्कुल अलग, या मैं उसी कंप्यूटर को बेटर करता चला जाऊँ और उसी कंप्यूटर को और ज़्यादा बेहतर बनाता चला जाऊँ। तो अगर मैं बेहतर बना रहा हूँ तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं कॉपी वर्जन, मैंने चुरा ली पहले कंप्यूटर के, मैंने उसकी तकनीक चुराई और मैंने उस तकनीक को डेवलप कर दिया, तो मैं कॉपी वर्जन कराया कि भाई मैंने कुछ इन्वेंट तो नहीं करा, मैंने तो उसी को बढ़ा दिया, विकसित कर दिया, नहीं, मैंने इन्वेंट करा। क्योंकि जो आने वाला कंप्यूटर होगा वो इतना अलग हो जाएगा वेरिएशंस के संग समय के साथ कि हो सकता है कि जो पूर्व का कंप्यूटर हो वो केवल एनालॉगिक में चलता हो और ये जो है वो डिजिटलाइज, फंक्शनलाइज और एलईडी में चलता हो, लाइट एमिटेड डायोड पे, ठीक है। तो ये अलग अलग फॉर्म्स हैं, द फॉर्म्स ऑफ सीक्वेंस, ठीक है। कि सीक्वेंशियल फॉर्म्स कैसे चेंज होती है अपनी एक फॉर्म दूसरी फॉर्म से किस तरीके से, समय के संग, वेरिएशंस के संग, विद टाइम के संग, एनी मिस वेरिएबिलिटीज के संग, नेचुरल फैक्टर्स के संग, कैसे अपने आप को चेंज एंड डेवलपमेंट के और अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेती है ऑटोमेटिकली। देखो डिस्ट्रक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की फॉर योर लाइफ, आपकी हमेशा ध्यान रखें, जब आप अपने आप को डेवलप कर रहे हो तो आपका डिस्ट्रक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और अगर आप अपने आप को स्थायी कर लेते हो, स्थिर कर लेते हो, तो मुझे कोई फर्क ही नहीं डालता, तो मैं कह सकता हूँ आपका डिस्ट्रक्शन रुक जाएगा। आप जन्म लेके अगर अमर बनना चाहते हो तो हमेशा समझ जाओ, आप शांत हो जाओ, बिल्कुल स्थिर हो जाओ, सांसें रोक लो, आपका शरीर नष्ट हो जाएगा और आप अमर हो जाओगे। क्योंकि वास्तविक अमरता यही है कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, परंतु यदि आप कुछ कर रहे हो तो आप इम्पैक्ट डाल रहे हो, बतेरी चीज़ों में इम्पैक्ट डाल रहे हो तो वो आप पे इम्पैक्ट डालेगी, और इम्पैक्ट डालेगी तो सीधी सी बात है आपके अंदर कुछ बदलाव होगा, और ये बदलाव ही आपकी मृत्यु कहलाती है या डिस्ट्रक्शन कहलाती है, जहाँ आप विखंडित होते हो। तो मन जो है वो आपका आपके लिए होता है। ये जो इक्वेशन थी यहाँ पे मैं यही समझाना चाहता हूँ कि एनर्जी फ्लो आपकी एक आत्मा है, कल्पना करती है, और दिव्यमान वो आपका तत्व, आपका शरीर, ये दोनों मिलन होकर आपकी कॉन्सिस्टेंस बनाते हैं, आपकी गति, इंटेंसिटी, आपकी वर्किंग, आपकी स्पेशलिटी बनाते हैं। साथ में आपकी परिस्थिति की जो चुनौतियाँ कहलाती है वो बहुत महत्वपूर्ण साहस होता है, जो कि समय के संग अलग अलग होता है। एक व्यक्ति परिश्रम कर रहा होता है, देखो जब तो मैंने कही थी कि जो ब्रह्मचर्य वास्तविक ब्रह्मचर्य होता है वो मानव के लिए होता है, वो आत्मा के लिए होता है। क्योंकि 18 कलाओं के बाद 990 कला है, आत्मा की होती है, क्योंकि वहाँ पे हजारों मुख और हजारों बुझाई चाहिए होगी। ये मानव शरीर में किसी भी शरीर में हो नहीं सकता कि एक ही संग एक व्यक्ति हजारों मुख और हजारों बुझाई लेके चल रहा हो, ये कल्पनाओं में हो सकता है मानव। और कल्पनाओं में इसका मतलब ये है अनेकों परिस्थितियों में जब वो व्याकुलताएँ लेगा और अनेकों परिस्थितियों में जब वो ज्ञान सीखेगा तो अनेकों परिस्थितियों में उसको कुछ ना कुछ ग्रहण होगा। जब ग्रहण होगा तो कुछ ना कुछ उसके अंदर एक इच्छा समाप्त होगी, और जब समस्त इच्छाएं समाप्त होगी तो इच्छा मुक्त हो जाएगा, आचार्य बन जाएगा, और ऐसा आचार्य जिसे सब कुछ ज्ञात है और अर्थात ब्रह्म ज्ञान जिसे हो गया तो उसे ब्रह्माचार्य कहा जाता है, ठीक है, वास्तविक व्यक्ति। तो ये सतों गुण होते हैं, पनपते हैं समय से, इसमें कोई उम्र की बात नहीं है कि क्या कैसे बन पाएगा, क्या किस तरीके से बन पाएगा, क्या ये अपने आप पनपता है समय के संग व्यक्ति परिस्थितियों में। परिस्थितियाँ कभी यूँ नहीं कहती कि आप मुझे चुनोगे, परिस्थिति कहती मैं आपको चुनूंगी, आप मेरे को देखो और समझो कि आप मुझे पार कर लोगे, नहीं करोगे तो मैं ठहरे रहोगे, जब तक नहीं करोगे तब तक ठहरे रहोगे। तो परिस्थितियाँ कभी भी ऑप्शन नहीं देती, ये हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी आपको चुनाव का मुख्यता नहीं देगी, मुख्य नहीं देगी कि
आप मुझसे पीछा छुड़ा लो। हाँ, इतना जुड़े वो आपको ऑप्शंस दे देगी कि आप अलग अलग तरीक़ों से मुझको कंप्लीट कर सकते हो, मुझे पा सकते हो, मुझे समाप्त कर सकते हो, ग्रहण कर सकते हो। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझसे पीछा छुड़ा लोगे, ये नहीं मौका देगी, क्योंकि आपकी सोच कभी टिकी नहीं रहेगी। यदि अगर आपकी सोच टिकी रहे, जैसे मैं कहता हूँ ध्यान लगा लिया, ध्यान लगाने का मतलब क्या है, अगर मैं अपनी सोच को पलटूँ ना, आज भी वही है, कल भी वही है, परसों भी वही है, साल भर भी वही है, तो समय के संग इतनी दीर्घ हो जाएगी, वो सोच बदलाव कर देगी चीज़ों में। जैसे हमारे शरीर में, हमारे शरीर ढांचे क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी एक वंशज कार्य भूल करता गया, खेत जोतता गया, वो क्या बोलते दूध वगैरह निकालता गया, और किसान की तरफ कई परिश्रम वो संघर्ष वाले कार्य करता था। अब शरीर क्या हुआ, बड़ा विशाल हड्डा घाटा, ये क्या है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चेंज है, वेरिएशन है। क्या हम इसे एवोल्यूशन कह सकते हैं? और एवोल्यूशन इज द वही लॉन्ग टर्म वेरिएशन ऑफ टाइम, और कुछ नहीं है। एक विविधता जो पूर्ण रूप से बदल गई है अपने आप, यही अस्तित्व, यही कह लो एवोल्यूशन कहलाता है। क्योंकि आप देखो एवोल्यूशन क्या है, एक समय के बाद दूसरे समय में जो प्रजाति एवोल्व हो गई, बदल गई अपने आप को, या सर्वाइव कर गई, यही एवोल्यूशन कहलाता है मौखिक रूप से। तो हम यहाँ पे यही समझ सकते हैं कि एकदम में तो नहीं बदल गई होगी, समय के संग धीरे धीरे बदली होगी। अच्छा, जब समय के संग धीरे धीरे बदली होगी तो सूक्ष्म रूप में भी अपने आप में चेंज करा होगा। अच्छा, फिर एक ही पीढ़ी ने तो चेंज करा होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी ने चेंज करा होगा, धीरे धीरे चेंज करा होगा, है धीरे धीरे साहस उत्पन्न करा होगा, धीरे धीरे अपने अंदर बदलाव करा होगा, धीरे धीरे चीज़ें ग्रहण करी होगी। तो ये जो धीरे धीरे होने के बाद पूर्ण रूप से मैंने कह दिया, इसे एवोल्यूशन कह दिया। पूरा क्या बोलते हैं कि भाई हमारा इवोल्यूशन ऐसा हो गया, हम डेवलपमेंट ऐसा हो गया, हैबिचुअल ऐसा हो गया। और अगर मैं सूक्ष्म रूप में कहूँ कि प्रक्रिया क्या चल रही थी, टाइम ऑफ वेरिएशंस की चल रही थी, कि समय के संग सूक्ष्म बदलाव या विभिन्नताएं पनपती चलेगी, हमारे कॉम्प्लेक्सिस पनपते चलेगी, मिक्सचर्स पनपते चलेगी, जिसके कारण हमारा सर्वाइवल बहुत मजबूत हो गया। जो सिमिलर प्रजाति थी, जो सेम जैसी फिनोमिना रखती थी, वो समाप्त हो जाती समय के संग, क्योंकि हमें पता है वेरिएशन ही आपको अस्तित्व में लाती है। परिवर्तन ही आपका एक प्रकृति का ऐसा नियम है जो उसको बदलता है और उसको कायम रखे रखाता है। क्योंकि स्थिरता और स्थायी बेहतर लगती है तब तक सूक्ष्म काल के लिए, अंत काल तक चीज़ें स्थिर अच्छी नहीं लगती। आप शांत बैठ सकते हो, आप स्थिर बैठ सकते हो, आप योग कर सकते हो, आप ध्यान लगा सकते हो, पर ऐसा नहीं कि आप पूर्ण जीवन ध्यान योग लगाते रहो। आपको कर्म करने पड़ेंगे अगर आप शरीरों में हो, ठीक है। क्यों, फिर आपकी इच्छा कहेगी कि कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, ना करने से कुछ तो बेहतर, और यह हकीकत है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम वो ध्यान योग, ये जो शांति है, ये त्याग है, ये जरूरी है पर सूक्ष्म काल के लिए। इसी को कहते हैं कि सुख कम लो, दुख ज़्यादा ग्रहण करो, क्योंकि दुख हमेशा प्रेजेंट है, संघर्ष हमेशा जीवन है। ऐसी जो लोग विवाह की सोचते हैं कि देखो विवाह मानव का अस्तित्व है, विवाह हुआ है, देखो ये केवल आपका ही सोच है। ऊपर वाले ने आपको मौके दे रखे, आपको विवाह करना है, परिस्थितियों में प्रभावित हो गए हो, कर दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि नहीं करना है, आप यूँ सोचो, अगर आपके माँ बाप, आपकी समाज, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी आपको नहीं समझाएगी, क्योंकि वो सब एक ही चीज़ से उतरे हैं। वो चाहते हैं हम तो फंस गए, आप भी फंस जाओ। अगर मैं डायरेक्टली रियल कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजी, और अगर मैं ये कहूँ कि सोशल साइकोलॉजी क्या कहती है, तो सोशल साइकोलॉजी कहती है कि भाई ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें विवाह करना चाहिए, हमें अपनी पीढ़ी आगे बढ़ाना चाहिए। मेरा मानना सीधा सही है, जब भुखमरी के आपके देश में वो हो, तो आप बच्चे करके कोई विद्वान वाला कार्य नहीं कर रहे, पहले उनको व्यापार हेतु पूर्ण बनाओ, योग्य बनाओ। क्योंकि जब तक आप यूँ सोचोगे, पॉपुलेशन बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि आपकी भुखमरी समाप्त हो जाएगी। हमेशा ध्यान रखें, एक व्यक्ति अपनी कमाई से अगर खुश नहीं है तो पॉपुलेशन करना सबसे बड़ा दंडनीय अपराध है। क्योंकि आप एक ऐसी और ज़िंदगी को ला रहे हो जो खुद प्रश्न पूछेगी, क्या मेरी कमाई मात्र इतने सूक्ष्म जीवन के लिए है? क्योंकि मैं अपने जीवन के पूर्ण आनंद भी नहीं ले पा रहा। तो एक बार के बाद भुखमरी इतने चरम सीमा में पहुँच जाएगी कि व्यक्ति चीज़ों की, क्योंकि संसाधन बहुत न्यूनतम है, न्यूनतम कब बने, जब पॉपुलेशन के बारे में लोग सोचने लगे कि देखो 100 करोड़ में से
10 करोड़ लोग डेली मर रहे हैं और पैदा सिर्फ 6 करोड़ है। अरे तुम संसाधनों के हित देखो, तुम वो चीज़ें देखो जो स्थिर है, कि एलिमेंट्स इतने हैं, नहीं होंगे तो जो 100 करोड़ की आबादी है ना, जो आप सोच रहे हो कि अभी 6 करोड़ वो 10 करोड़ मर रहे हैं, 5 करोड़ पैदा हो रहे हैं, एक समय के बाद ऐसा होगा आप 25 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ क्यों ना पैदा कर लो, एक ही टाइम पर 1000 करोड़ मर जाएगी, एक ही टाइम पर। क्यों? जब खाने को कुछ नहीं होगा तो जीने के लिए एक पल नहीं होगा। ये हकीकत है, पर मानव नहीं सोचता। और ये हकीकत है कि उसके विनाश का कारक वो स्वयं ही बन जाता है एक समय के बाद। विवाह ये सब चीज़ें तब है जब आपकी परिस्थिति बिल्कुल साथ है। एक बच्चा कभी भी, समझ जाओ, अगर आप जंगल में एक जानवर हो और अगर आप यूँ सोचते हो कि मेरे को 10 जानवर घेर के बैठे हुए हैं, अलग अलग शिकारी मेरा शिकार करने को, और तब आप संभोग करके एक बच्चा पैदा करते हो, तो आप उस बच्चे को पैदा करके कुछ कल्याण नहीं कर रहे, बस हाँ एक कल्याण कर रहे हो कि उन 10 में से एक का पेट आधा भर जाएगा या 1/4 बढ़ जाएगा, क्योंकि वो हल्का सा भी वो नहीं करेंगे कि आपके बच्चे को बख्श दे, पैदा होते ही खा जाएगी, क्योंकि ये प्रकृति है या नियम ऐसे चलते हैं। यहाँ ताकत उसी के हाथ में रहती है जो छीनना जानता है, और ताकत उसी के हाथ में रहती है जो उसको चलाना जानता है, जो करना जानता है कि जो है सामने क्या मैं उसको पा सकता हूँ। बस यही ताकत कहलाती है कि ताकत मनोबल और साहस पे कहलाती है, और साहस धैर्य के संग उत्पन्न होता है, समय के संग उत्पन्न होता है। ये प्रजाति अलग अलग स्थिर हो जाती है, एक प्रजाति शाकाहारी कहला जाती है, एक प्रजाति मांसाहारी कहला जाती है, अलग अलग जीवों की अलग अलग प्रकृतियाँ पनप जाती है। कोई समय के संग सीख जाता है कि चालाकी से कैसे अपने आप को बचाना है, कोई समय के संग आग जलाना सीख जाता है कि आग से कैसे जानवरों को लक्षण है, कोई समय के संग आग जानवरों को भूनना सीख लेता है कि स्वादिष्ट खाना कैसे बनाया जाता है। जो समय के संग, ये समय के संग मानव ही तो सीखे जा रहा है चीज़ें, क्योंकि हमारी बुद्धि बनती है, हमारी मान अन्य जानवरों से हम विशिष्ट बनते चले गए, तो विशिष्ट के बाद अत्यधिक 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 वेरिएशन सब में ही पनपने लग गए। हम वो चीज़ बन गए जो सोचने लगे, जो तर्क करने लगे, जो जानने लगे कि हम है कौन। जब हम हु आई एम जान ले तो हमें पता चलता हु आर यू, क्योंकि जब हम हु आई एम जान ले तो हम अपने नेचर को जान ले, और जब नेचर जान ले तो नेचर के बाद हम कह रहे हु आर यू, कौन हो तुम। तो सामने से रिप्लाई आता हम ही हैं, अपनी कल्पना मात्र। तो ये सारी चीज़ें क्या चलती है, ये सब अनुकूल वातावरण पर चलती है। आप संपन्न हो, सब कुछ हो, तब आपको बच्चे करने की सोचती है। एक गरीब की गरीबी क्यों कहलाती है, क्योंकि वो बेचारा भावनाओं में बहकर, वो बेचारे के 2 रोटी मुंह में नहीं है, पर बच्चा पैदा कर लेता है, फिर उसकी 2 रोटी के भी लाले पड़ जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, एक जगह मैं सही लिखता हूँ कि गरीबी में जो व्यक्ति है वो गरीब इसलिए क्योंकि वो अमीर बनने की सोचता है, वो अपने आप को स्थिर करने की नहीं सोचता कि पहले मैं अपनी 2 रोटी का तो जुगाड़ कर लूँ, फिर अमीर बन जाऊँगा समय के बाद। पर पहले वो 2 रोटी का भी जुगाड़ नहीं करता, वो यूँ सोचता है मेरे पास लाखों की संपत्ति एक बार में आ जाए। यही उसकी मानसिकता उसको स्थिर करा देती है, क्योंकि कार्यवान व्यक्ति कार्य करता चला जाता है और वो पीछे रह जाता है केवल सोचने के मार्ग से कि मैं एक ऐसा परफेक्ट समय चुनूँगा जो मुझे बेहतर बना देगा। मानते हैं कि परफेक्ट चीज़ आपको बेटर बनाती है, मानते हैं कि एक ही स्टॉक आपको अमीर बना लेता है, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि केवल उसी एक स्टॉक के पीछे जाओ, वो बाकी के स्टॉक इसी चीज़ के लिए है ताकि आप चीज़ें सीखो और समझो कि सही स्टॉक का चयन कर सको। परिस्थितियाँ इसलिए ही आती है ताकि आप अपने आप को योग्य बना सको, कि जब आप भी कोई कर्म कर रहे हो तो आप उस कर्म में चुनाव कर सको कि आपको कौन सा कर्म करना आपके लिए तय है। यहाँ में और भी चीज़ें समझ में आती है कि जैसे कि चीज़ें कि गरीबी में यही सबसे बड़ी कमी है। और गरीबी में इसलिए मैं कहता हूँ कि गरीब व्यक्ति का जीना मैं मानने नहीं रखता, अगर अत्यधिक है तो बेहतर है उनका मरना ही तय है एक समय के बाद। कठोर है सब पर हकीकत, क्योंकि मेरे पे इतना भोजन नहीं है, इतने संसाधन नहीं है कि मैं सब में बांट सकूँ। और अमीरों को मैं इसलिए जीने नहीं देना चाहता, इसलिए मैं उनको वो नहीं करता क्योंकि वो चीज़ों की कदर नहीं करते। एक व्यक्ति चाहता है मैं सारे लोगों का भोजन प्राप्त करूँ, और गरीबी में दिक्कत क्या है कि वो इतने हैं कि भोजन इतना नहीं है। तो फिर मैं सोचता हूँ, चिंतन करता हूँ कि ऊपर वाले या तो गरीबों को उठा ले
और ऊपर वाला इन अमीरों को उठा रहा है। जो बीच का जीवन संतुलन जीना जानते हैं उनके लिए भोजन पर्याप्त होता है। फिर यहाँ पर मुझे समझ में आता है बीच का तो कोई व्यक्ति है ही नहीं, या तो कोई गरीब है या कोई अमीर है, दोनों यही मानव कहलाते हैं। मानव से परे है कौन? तो फिर मुझे ये समझ में आता है यहाँ ताकत का वास्तविक नाम आता है कि ताकत कभी भी ली नहीं जाती, ताकत कभी भी दी नहीं जाती, ताकत हमेशा छीनी जाती है। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि ताकत कहती है, कीमत कहती है कि देखो मैं इतनी ही हूँ, मैं इतनी विकृत नहीं हो सकती जितनी आप सोचो। अगर आप सोचो कि हर एक गरीब पे मैं विकृत हो जाऊँ तो आप ये समझ लो कि मैं इतनी नहीं हूँ कि मैं सब में विकृत हो जाऊँ, मैं नष्ट हो जाऊँगी। और यदि आप यूँ सोचो कि मैं अमीर के हाथ में चले जाऊँ तो मैं इतनी भी नहीं हूँ कि मैं उसके मन का लालच पूर्ण कर दूँ और मैं बाकियों को मर दूँ, फिर तो वो अकेला बेचारा खुद भी मर जाएगा और मेरी भी कीमत कुछ नहीं रहेगी अंतिम में। क्योंकि संसाधन कहता है मैं तभी तक हूँ जब तक उसका कोई मानव या कोई भी जीव उसका उपयोग कर पा रहा है, वरना संसाधन नाम की जगह वो केवल एक तत्व है जो प्रकृति में स्थिर और ठहरा हुआ और अपने आप को परावर्तन कर रहा है। अर्थात एक जगह से उठ के जैसे वायु परावर्तन करती है अपने आप को, ऐसे एक दीर्घकालिक समय के बाद वो रेडियो एक्टिव होता है और अपने आप को चेंज करता है और फिर उन चीज़ों एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में और फिर डायग्नोसिस करके अपने आप को वापस एक एटम्स के फॉर्म में निर्माण करके अपने आप को एक सूक्ष्म रूप में परिस्थितियों के अनुसार बना लेता है। ये जो सारी टर्म्स है डायग्नोसिस वगैरह ये सब मेरी टर्म्स है, मैंने लिखी थी बहुत पहले, इसलिए मैंने कहा था स्वयं बहुत विद्वान था। तो इसलिए ताकत कहती है कि देखो बीच का तो कोई व्यक्ति है नहीं, तो ये बेहतर ही है आप अपने एक दूसरे को पहले मार दो। जो अमीर बच रहा है क्या तो वो पूर्ण रूप से ताकत पा ले, ये मुझे पता है पूर्ण रूप से तो पाएगा नहीं, इतनी भी कम नहीं है, अपना एक शेष भाग ले लेगा। और एक गरीब जो है या तो वो चीज़ें छीन ले, क्योंकि देखो एक गरीब अत्यधिक नहीं है, सारे गरीब अत्यधिक है। सारे में से अगर कुछ गरीब चीज़ें हिस्सा छीन लेते हैं तो जो गरीब हिस्सा छीन लेंगे वो संतुलन हो जाएंगे। जो अमीर अपने मन की मानसिकता त्याग देगी और कुछ ही रहेंगे या अपने मन को बटोर देंगे, वो बीच के रह जाएंगे। तो यही ताकत कहलाती है। ताकत इसलिए कहते हैं कि छीनी जाती है, ये सारी चीज़ें करते हैं। नेचर में हमेशा वही चीज़ होती है जो उसके लायक होती है, बस हम समझ नहीं पाते तो हम चीज़ों को नियमों को बुरा कह देते हैं, हम किसी चीज़ को बुरा कहते हैं। हमेशा ध्यान रखें एक बुरा व्यक्ति बुरा इसलिए क्योंकि उसकी परिस्थितियाँ बुरी हो सकती है, हो सकता है तो उसकी सोच से समझ इतनी नहीं विकसित हो कि वो अपने आप को मानव में रख सके, ठीक है। तो वो अपनी जानवर की प्रकृति दिखाएगा और जानवर के संग फिर हम क्रूरता करने में कदाचित भी नहीं पीछे हटते, क्योंकि जानवर चयन करना नहीं जानता, हम चयन करना जानते हैं क्या दंड देना है क्या नहीं देना है। तो ये लाइफ है, पूरा सर्कमस्टेंस इसी तरीके से चलता है। ये मैंने वैसे तो पार्ट 2 बनाना चाहता था, वो मैंने बनाया नहीं, तो ये कोई और वीडियो है जो एक्सप्लेन करती है कि हमारा नेचर किस तरीके से चलता है।